सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हित में अपना फैसला सुनाया था, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए जो काला बिल लेके आई है, हम उसके खिलाफ हैं। आईपीएस आएगा 3 साल 4 साल रहेगा तो वो पोस्ट फुल हो जाता है, तो उसमें प्रमोशन नहीं मिलता हमारे को। ये लोग 17, 15, 18 साल से एक ही पोस्ट पर है, जबकि इतने टाइम में एक आईपीएस ज्वाइंट सीपी तक पहुंच जाता है। आप इलेक्शंस भी कंडक्ट कर रहे हैं, आप नक्सलीज एरिया भी मैनेज कर रहे हैं। इट इज अ सुपीरियर जॉब। आप बोल रहे हैं अम्ब्रेला बिल है, अम्ब्रेला बिल है। ये अम्ब्रेला बिल कैसे हुआ? आप सीएपीएफ का अम्ब्रेला बिल है। ये अम्ब्रेला बिल सीएपीएफ के लिए नहीं है, पैरामिलिट्री के लिए नहीं है। ये अम्ब्रेला बिल आया है आईपीएस के लिए। काम आप कर रहे हो, सीनियर कहीं और से आएगा, वो भी वो जिसको ज्यादा कुछ पता नहीं है। सीआरपीएफ में ऐसे संधू आए थे पंजाब पुलिस से, उसकी वजह से 75-76 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी, क्योंकि इन लोगों को ऑपरेशन संभालना नहीं आता। सरकार अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो खुद से तोड़ रही है। हम मोदी जैसी सरकार पे, बीजेपी जैसी सरकार पे हम विश्वास था। उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा नाम किया। हमें उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। हम अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को कभी उस तरफ नहीं भेजेंगे, कभी फोर्स की ड्यूटी के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। दूसरा आके उस हक को, मेरी चेयर को छीन रहा है। इट्स नॉट फेयर, दैट्स इट। अभी कानूनी लड़ाई तो शुरू करेंगे, बिल पास हो या ना हो। जैसा कृषि कानून के जो बिल आए थे, बाद में उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और माफ़ी भी मांग लिया। इस तरह हमारा बिल में भी उन्होंने माफ़ी मांगना पड़ेगा। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, वो फोर्सेस जिसके जवान, जिसके अधिकारी भारत की सेवा में अपनी जान देने से भी गुरेज नहीं करते। आज उन्हीं जवानों के, उन्हीं अधिकारियों के परिवार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। प्रदर्शन का कारण सीएपीएफ बिल 2026। सरकार का कहना है कि ये बिल लाकर सीएपीएफ फोर्सेस के जितने भी जवान हैं, उनका जीवन, उनकी सर्विस रूल्स को आसान किया जाएगा, उनकी प्रमोशन को आसान किया जाएगा। लेकिन जो अधिकारी हैं, उनका कहना है कि ये पूरा बिल जो है, ये उनके मोराल को डाउन करने वाला है, उनकी प्रमोशन को पूरी तरह से रोकने वाला है और उनके उच्च अधिकारियों की जगह पर आईपीएस को लाने वाला एक बिल सरकार सामने लेकर आ गई है। उनके परिवारजन, क्योंकि सीएपीएफ के जो जवान हैं, जो अधिकारी हैं, वो खुद प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए उनके परिवार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त कुछ महिलाएं हैं, इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस प्रदर्शन का कारण क्या है और ये इस बिल के बारे में क्या समझती हैं। सबसे पहले अपना नाम हमें बताइए। मेरा दीपिका देशवाल। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो बिल है, इसका क्यों विरोध कर रहे हैं आप? देखिए, ये काले कानून है। आईपीएस की जो डेपुटेशन को रोका गया था, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ था, ये 2020 में हुआ था। उसके बाद गवर्नमेंट आईपीएस लॉबी के दबाव में आकर कोर्ट में चली गई। उसके बाद रिव्यू में गया केस, और रिव्यू में भी अब हम करंटली जीत गए। और जीतने के बाद अब 1 और 2 अप्रैल को इन लोगों ने काले कानून पास कर दिए पैरामिलिट्री के खिलाफ, कि आईपीएस जबरदस्ती ये कह रहे हैं कि हम लीडर्स हैं, हम तुम लोगों को ऑपरेट करेंगे। जबकि आप देखेंगे, जब जब आईपीएस ऑन डेपुटेशन आए हैं, जैसे कि सीआरपीएफ में ऐसे संधू आए थे पंजाब पुलिस से, उसकी वजह से 75-76 लोगों की कैजुअलिटी हुई थी, क्योंकि इन लोगों को ऑपरेशन संभालना नहीं आता। और अभी हाल ही में 1 मार्च को अजय मलिक, जो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, 17 साल से एक ही पोस्ट पर है, असिस्टेंट कमांडेंट। इन आईपीएस लॉबी के आने की वजह से स्टैग्नेशन हो रखी है। ये लोग 17, 15, 18 साल से एक ही पोस्ट पर है, जबकि इतने टाइम में एक आईपीएस ज्वाइंट सीपी तक पहुंच जाता है, जबकि वो भी यूपीएससी से आ रहे हैं, ये भी यूपीएससी से आ रहे हैं। तो इतना अत्याचार तो अंग्रेजों के समय में भी नहीं हुआ था जो अब हो रहा है। और पूरे वर्ल्ड में ऐसा कहीं भी नहीं है कि जो इंडिया में हो रहा है, कि मिलिट्री और पैरामिलिट्री की पेंशन ना हो। मिलिट्री की तो इन्होंने कर दी जब 35 साल प्रोटेस्ट पे रहे, लेकिन पैरामिलिट्री की अब तक इन्होंने ना पेंशन की, ना उनको ये प्रमोशन दे रहे, और हर महीने 35 से 40 हज़ार सैलरी का इनको लॉस हो रहा है। इसको थोड़ा समझाइए कि सैलरी लॉस कैसे हो रहा है। जब वो पोस्ट आगे की नहीं मिलेगी, जैसे असिस्टेंट कमांडर, तो उसी हिसाब से उसको सैलरी मिलेगी। जब 17 साल वो उसको हो गए, वो होना चाहिए था कमांडेंट या उससे ऊपर की पोस्ट पे, तो ये 35 से 40 हज़ार की सैलरी का लॉस हो गया। एक रूल है 13, 9 और 4, 9 और 13, मतलब कि प्रमोशन, पहली प्रमोशन 4 साल में, फिर 9 में, फिर 13 में। और ये 17 साल से एक ही पोस्ट पे, इसी वजह से सैलरी इनकी जो है हर महीने सरकार हजम कर रही है, इनको नहीं दे रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमृता नेगी है। आपके परिवार से भी क्या कोई सीएपीएफ में है? जी, मेरे हस्बैंड है सीआरपीएफ में अधिकारी है, असिस्टेंट कमांडेंट है। आपकी क्या मांग है आज? हमारी मांग सरकार से ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे हित में अपना फैसला सुनाया था, तो सरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदलने के लिए जो काला बिल लेके आई है, हम उसके खिलाफ हैं। क्योंकि ये सीएपीएफ के सारे अधिकारियों और जवानों की जो करियर ग्रोथ होती है, उनकी जो प्रमोशंस होती हैं, उसको बुरी तरह से वो बाधित करेगा। और आने वाले समय में इवन जवानों का भी प्रमोशन उसकी वजह से
से बाधित होता है, क्योंकि जब एक इंस्पेक्टर असिस्टेंट कमांडेंट बनता है तो सिर्फ एक इंस्पेक्टर के प्रमोशन से 5 जो जवान होते हैं उनका प्रमोशन होता है। और यहाँ पे एक ही जो पोस्ट है असिस्टेंट कमांडेंट, एक अधिकारी 16-16, 17-17 साल तक सिर्फ एक ही पोस्ट पे होता है। असिस्टेंट कमांडेंट पर ही रह जाते हैं, क्योंकि ऊपर जो प्रमोशंस है वो सारी उस पर आईपीएस अधिकारी आ जा रहे हैं डेप्यूटेशन पर, और जो सीएपीएफ के अधिकारी हैं वो प्रमोट नहीं हो। जी बिल्कुल। और इस बिल में ये है कि जो आईजी रैंक है वहाँ पे 50% आईपीएस का डेप्यूटेशन होगा, एडीजी पे 100 होगा और डीजी पे 100% तो है ही। तो हमारी मांग सिर्फ इतनी है, हम आईपीएस का विरोध नहीं करते हैं, उनका प्रमोशन भी होना चाहिए। जब एडीजी और डीजी रैंक पे आप दे दीजिए उसको 100%, लेकिन जो आईजी रैंक है वो कम से कम आप सीएपीएफ को दे दीजिए, ताकि जो नीचे से जो प्रमोशन रुके हुए हैं वो आगे हो सके और हमारे अधिकारियों का मनोबल ना टूटे। प्रमोशंस नहीं हो रहे हैं, उसके वजह से एक अधिकारी का मनोबल तो टूटता ही है, लेकिन उसके परिवार पर क्या असर पड़ता है ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। आप एक अधिकारी की ही पत्नी हैं, परिवार पर क्या असर पड़ता है, आपके मनोबल पर क्या असर पड़ता है? देखिए, आपका हस्बैंड, अगर किसी का भी हस्बैंड हो, अगर वो 10 घंटे की ड्यूटी करके आते हैं और ख़ास करके जब वो जंगलों में जाते हैं, पूरे हफ्ते भर वो जंगल में रहते हैं, जब वो घर पे आते हैं तो अगर उनको लगता है कि मेरा परिवार सुरक्षित है, इसको आने वाले इसका फ्यूचर बहुत सुरक्षित है, हम लोगों को पेंशन का वो नहीं है, शहीद का दर्जा नहीं है, ये सब कुछ नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं अपनी परिवार की सुरक्षा में भी वो लोग सोचते रहते हैं। जब वो घर पे आते हैं तो वो सिर्फ थके हारे ही नहीं होते हैं, उनका मनोबल भी टूटा होता है। और उनको इस तरह से देख के हम लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। जब हमारा पति उदास होगा या वो खुश नहीं होगा तो हम कहाँ से खुश रह पाते हैं। तो इसकी वजह से घर का माहौल भी थोड़ा सा डिप्रेशन में जाता है। वाइफ हो गए, बच्चों को वो क्वालिटी टाइम नहीं दे पाते, जिसकी वजह से हमारे बच्चे भी सफ़र करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम वीएस कदम है, मैं रिटायर्ड हूँ सीआरपीएफ से। आप रिटायर्ड हैं तो आप तो भुक्तभोगी है, आपने देखा है कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। आप इस बिल के बारे में क्या सोच समझ रहे हैं? जैसा कृषि कानून का जो बिल आए थे, बाद में उन्होंने उसको कैंसिल कर दिया और माफ़ी भी मांग लिया। इस तरह हमारा बिल में भी उन्होंने माफ़ी मांगना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 13,000 जो अफसर है उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा। 16-16 साल से स्टैग्नेशन है। आईपीएस आएगा, 3 साल 4 साल रहेगा तो वो पोस्ट फुल हो जाता है, तो उसमें प्रमोशन नहीं मिलता हमारे को, और वो जाने के पहले और दूसरा आके बैठ जाता है, तो इसीलिए हमारा पोस्ट जो है ब्लॉक हो जाता है। एक आईपीएस अधिकारी जब सीएपीएफ जवानों के या अधिकारियों के ऊपर आकर जब उन्हें बिठा दिया जाता है या वो लीड करने लगते हैं, तो कैसा कोऑर्डिनेशन रहता है? क्या एक आईपीएस अधिकारी अच्छे से कोऑर्डिनेट कर पाता है जैसे एक सीएपीएफ अधिकारी शायद कर पाता है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है सीएपीएफ का। वो तो स्टेट पुलिस का होता है, तो स्टेट पुलिस में तो उनका कोऑर्डिनेशन हो सकता है, लेकिन सीएपीएफ में नहीं हो सकता उनका। सुप्रीम कोर्ट से एक लंबी लड़ाई लड़ी है कानूनी तौर पर भी। सुप्रीम कोर्ट का इनके फेवर में ऑर्डर्स भी पास कर दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद एक बिल जो पास किया गया है राज्यसभा और लोकसभा में, ये बिल जो आया है, अगर ये एक्ट में तब्दील हो जाता है तो क्या फिर से एक बार कानूनी लड़ाई शुरू करने के बारे में आप लोग सोच रहे हैं? नहीं, अभी कानूनी लड़ाई तो शुरू करेंगे ही, बिल पास हो या ना हो, राष्ट्रपति का साइन हो या ना हो, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी इसमें कंटेम्प्ट लगी हुई है, तो उसके में अपील करेंगे हम, तो कानून भी करेंगे और ये हमारा आंदोलन करके भी हम इसको वो कराएंगे। कुछ और महिलाएं भी हमारे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। सरकार का कहना है कि इससे प्रमोशंस जो हैं वो इजी हो जाएगी और सर्विस रूल्स जो हैं सीएपीएफ के उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, तो इसको लेकर आप लोग क्या समझ रहे हैं? क्या सरकार जो कह रही है वो सही है? आज क्यों ज़रूरत पड़ रही है इन लेडीज़ को बाहर आने के लिए? क्या कभी ऐसा हुआ कि सरकार के खिलाफ कभी कोई ऑफिसर या कोई जवान गया हो, कोई एक फोर्स गई हो? लेकिन जब सबको ये फैसिलिटीज़ है कि आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ आप ही सीनियर बनते जाओगे और आप फिर रिटायर होगे, फिर नीचे वाला सीनियर बनता है। यहाँ आप कर रहे हो कि काम आप कर रहे हो, सीनियर कहीं और से आएगा, वो भी वो जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं है, ना एरियाज़ के बारे में पता है, ना ही वहाँ के फैक्ट के बारे में पता है, ना ही वहाँ की चीज़ों के बारे में कि वहाँ जो लोकल है वो क्या परेशानी झेल रहे और जवान कहाँ परेशानी झेल रहे। क्योंकि जवान जब तालमेल बैठाता है ना वहाँ के लोकल से,
तब नक्सलाइट ख़त्म होते हैं, तब वहाँ पे आतंकवाद ख़त्म होता है। ऐसा नहीं कि आतंकवाद यूं ही ख़त्म हो जाएगा। तो क्या यहाँ ऊपर बैठे हुए लोग क्या उस बात को समझ पाते हैं? नहीं, यहाँ बस ऑर्डर कर दिया गया है कि ये चीज़ हो जाना चाहिए। यहाँ उन्होंने तो बैठा दिया। यहाँ आप जब 75 आप कर रहे हो कि प्रमोशन होंगे, तो हमारे यहाँ से नीचे से ऊपर कौन आएगा? एक एक प्रमोशन जो है, एक एक जो आप प्रोत्साहित करते हो, शाबाशी देते हो, उससे एक हौसला बढ़ता है। यहाँ पे कोई प्रोत्साहित नहीं किया जा रहा है, कोई हौसला नहीं दिया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि आप 10-15 साल तक एक जगह पर बैठे रहो, उसी जगह वही काम आप करते रहो। कभी तो वो जवान सोचेगा कि हम भी ऊपर जाएं, फिर हम भी अपने हिसाब से ये बताएंगे कि ये कमियां थी। मोटिवेशन कुछ नहीं है, क्योंकि एक तरफ तो आप अपनी बिल्कुल जान दांव पर लगा रहे हो, आप बॉर्डर्स पर सेवाएं दे रहे हो, लेकिन मोटिवेशन कुछ नहीं है। ना तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल रहे हैं और ना ही प्रमोशंस उनको मिल रही है। बिल्कुल, यहाँ पे जवान अपना फैमिली लाइफ भी काफ़ी अफेक्ट हो। लाइफ तो है ही नहीं। कुछ और भी महिलाएं हमारे साथ यहाँ पर हैं, इनसे भी बात करेंगे। आपका नाम क्या है? हाय, मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, क्या आपके परिवार से भी कोई CAPF में? जेल सिक्योरिटी में है, यहाँ पे CRPF में ही है। आप इस बिल को किस तरह से देखते हैं? हम लोग यहाँ पे ऑफ कोर्स ये बिल अगेंस्ट है हमारे राइट्स और हमारी जो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द फोर्स है उसके अगेंस्ट है। इसी वजह से हम लोग यहाँ पे सब लोग एकत्रित हैं। जी, हम लोग यहाँ पे कोई शोर नहीं मचा रहे, कोई हम एंगर की वजह से नहीं खड़े, हम सिर्फ यहाँ पे अपने जस्टिस के लिए खड़े हैं। हमें हमारा हक चाहिए, बस बात सिंपल सी है। अब इशू क्या होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं या जो हमारी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनमें बहुत बहुत डाइवर्स है। आप नक्सलीज़ के साथ भी फाइट कर रहे हैं, आप MPs और इवन क्रिमिनल्स को भी सिक्योरिटीज़ दे रहे हैं जहाँ पे थ्रेट है उनकी लाइफ को लेके। सो इट्स वेरी डिवर्सिफाइड। एक ऑफिसर, अगर हम यहाँ पे जितनी भी लेडीज़ हैं, वो बैंक का काम हो, बच्चों के एडमिशन का काम हो, पेरेंट टीचिंग मीटिंग हो, और इवन उनके लिए उनके राइट्स की बात हो, तो वो खुद नहीं आ पाएंगे। हमें यहाँ पर आके उनके लिए बोलना पड़ता है। वी आर देयर वॉइस। आप लोग अपने हस्बैंड्स को बॉर्डर्स पर भेजती हैं या इस तरह की सर्विसेज में भेजती हैं, और फिर जब आपको मालूम पड़ रहा है कि आज उनके अधिकारों के लिए आपको इस तरह से, एक तो आपने पूरे देश को अपने पति जो है सौंप दिए हैं, और उसके बाद उनके अधिकारों के लिए आपको ऐसे सड़कों पर उतर कर आज प्रदर्शन करना पड़ रहा है। पहली बात, ऐसा सोचा ही नहीं था कि हमें ये काम करना होगा। और जो चीज़ें चल रही थी वो अंदर और जो कागजी कार्रवाई होती है उसके आधार पर चल रही थी, और हमें एक उम्मीद थी सरकार से, न्यायालय से। तो जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना सब कुछ सुना दिया, पक्ष में एक बार नहीं 2-2 बार इस चीज़ को एग्री किया है कि हाँ ऐसा होना चाहिए। लेकिन सरकार अपनी जो रीढ़ की हड्डी है ना, वो खुद से तोड़ रही है। और आप क्या करते हैं? आप बोलते हैं कि आप अपने कर्म कर रहे हैं और आप अपने भगवान पे छोड़ रहे हैं। तो हम सुप्रीम उच्चतम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, उच्चतम न्यायालय पे हम ट्रस्ट कर रहे हैं। हम बोलते हैं कि आप जो फैसला करेंगे हमारे हक में, हमने अपना पक्ष रखा, आप जो फैसला करेंगे हमें मंजूर होगा। लेकिन आप ये देखिए, मजबूरी देखिए हमारी कि हमें उसके सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसके खिलाफ भी सरकार से लड़ना पड़ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय तो हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब आपका, सॉरी टू से, मतलब आपका जो मन होगा, जैसे होगा, वो न्याय के लिए भी हमें हमारा हक जो मिला वो भी आपने छीन लिया। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सोचना चाहिए न्यायालय का भी फैसला नहीं माना जा रहा है। चलिए, हाँ, CAPF बिल उस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को नलीफाई करने के लिए आप रातों रात बिल लेके आ गए हैं, राज्यसभा में पास हो गया है क्योंकि बहुमत आपके पास है ना। लोकसभा में पास हो गया क्योंकि बहुमत आपके पास है। कितने ही विपक्षी बोलते रह गए, आप बोल रहे हैं अम्ब्रेला बिल है, अम्ब्रेला बिल है। ये अम्ब्रेला बिल कैसे हुआ? आप CAPF का अम्ब्रेला बिल है। ये अम्ब्रेला बिल CAPF के लिए नहीं है, पैरामिलिट्री के लिए नहीं है। ये अम्ब्रेला बिल आया है IPS के लिए। IPS को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप एक कैटेगरी को प्रोटेक्ट करने के लिए आप दूसरे कैटेगरी के लोगों के साथ अन्याय करेंगे। ये अन्याय नहीं हो सकता। एक तरफ देखिए, सरकार ये कह रही है कि ये अम्ब्रेला बिल, जैसा कि आपने कहा, दूसरी तरफ इसमें वॉट अबाउटरी भी हो रही है क्योंकि कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी। तो जो सरकार है या बीजेपी का ये कहना है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब कौन सा प्रमोशन हो जा रही थी, या तब कौन सा CAPF के अधिकारी उच्च पदों तक पहुंच पा रहे थे। तो इसको आप किस तरह से? तब भी नहीं हो रहे थे। हम लोग हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फिर फैसला हमारे सुप्रीम कोर्ट में गया। जब सुप्रीम, हम तो सिर्फ न्यायालय, हम कोई सरकार पे नहीं डिपेंड हैं, हम न्यायालय पे गए अपनी न्याय की मांग करने के लिए। हम सर्वोच्च न्यायालय पे गए और सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला हमारे फेवर में किया है। सर्वोच्च सरकार, चाहे वो कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, हम यहाँ कहाँ किसी से लड़े हैं?
कभी नहीं लड़े हैं हमारा- और ना हम हमारा आज यहाँ लड़ तो रहे IPS के हैं। साथ हमारे जो हस्बैंड हैं या जितने भी ऑफिसर्स हैं वो आज भी वैसे ही ड्यूटी कर रहे हैं, उतने ही जान लगाकर कर रहे हैं, लेकिन हमें आना पड़ा है। क्यों आना पड़ा है? क्योंकि आप हमारे साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो। देखिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो ना, दोनों ही सरकारें ठीक है। हम लोग यहाँ पे ना उनके लिए काम करने आए ना कांग्रेस के लिए काम करने आए, हम तो यहाँ पे देश के लिए काम करने के लिए। हमारे हस्बैंड यूपीएससी का एग्ज़ाम देके देश के लिए लड़ने के लिए, देश के लिए काम करने के लिए, देश की रक्षा हेतु अपने सुरक्षा के लिए ही भर्ती हुआ है ना। या कोई पार्टी तो आती जाती रहेंगी, ये तो 60 ईयर तक करेंगे ना जॉब, पर पार्टी आती जाती रहेंगी, पर हमें अपने राइट चाहिए। हम मोदी जैसी सरकार पे, बीजेपी जैसी सरकार पे हम विश्वास था, उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया, इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छा नाम किया, हमें उनसे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। दैट इज़ वाई हम यहाँ पे खड़े हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए, सच्चाई है ना। हम सच्चाई जानते हैं, हम इसीलिए हम आए कि उनके तक ये बात जाए, उनके तक ये जाए कि अब उन्होंने जो बिल लेके आया वो हमारे अधिकारों का हनन है। एक बहुत शांतिपूर्वक ढंग से कर रहे हैं हम, यहाँ तोड़फोड़ नहीं कर रहे, कुछ नारेबाजी नहीं कर रहे, हम सिर्फ अपनी शांतिपूर्वक, और इसीलिए इकट्ठा हुए हैं ताकि हम जो हमारी जो सोच है वो लोगों तक पहुँचे और उन्हें कंपेल हो। हमारे पास एक्सेस नहीं है कि मैं जाके आज मोदी जी से अपॉइंटमेंट लेके ये बात कर पाऊँ, लेकिन ये एक हमारा तरीका है बात करने का। हम किसी की हाँ, हम किसी की निंदा नहीं करना चाहते, हम किसी से, हमें सिर्फ हमारे हक की बात है दीजिए, क्योंकि उससे हमारा मोटिवेशन डाउन होता है। मोटिवेशन डाउन होगा तो हमारे हस्बैंड जो हमें उन्हें काम दिया गया है वो नहीं कर पाएंगे, तो आपकी सिक्योरिटी ही कॉम्प्रोमाइज़ है, हमारी नहीं है। और सिक्योरिटी इट्स अ नेशनल मुद्दा, वो आपके लिए ही अच्छा है। हम आप ही के लिए बोल रहे हैं कि आप अपने जो आपके सोल्जर्स हैं आप उनको मोटिवेट करके रखिए। कि नेशनल सिक्योरिटी का इसमें जो एक मुद्दा उठ रहा है वो कुछ इस तरह से है कि जब बॉर्डर्स पर या जहाँ जहाँ भी सीएपीएफ फोर्सेस के अधिकारी तैनात होते हैं वो उस क्षेत्र को बेहतर तरीके से जानते हैं, लेकिन जब एक आईपीएस आकर उन्हें लीड करने लगता है वो उस क्षेत्र को उतने अच्छे से नहीं जानते और कहीं ना कहीं एक थ्रेट भी हो सकता है नेशनल सिक्योरिटी के प्रति। जी हाँ, ठीक है, ये आपने बात अच्छी कही है कि वो थ्रेट हो सकता है। और जितना बारीकी से एक एसी लेवल पे या डीसी लेवल पे अधिकारी जवानों को, एरिया को समझते हैं, उतने लेवल पे आईपीएस जो दिल्ली में बैठ रहा है या किसी सिटी में बैठ रहा है या किसी डिस्ट्रिक्ट में बैठ रहा है वो समझ पाएगा नहीं ना। पर हमारी लड़ाइयाँ आईपीएस के साथ नहीं है, ठीक है, वो सुपीरियर पोस्ट हैं, सुपीरियर सर्विसेज हैं, आप जाइए, आप डीजी तक जाइए, पर आईजी तक तो हमारे लिए छोड़ दीजिए। हाँ, आपके लिए फोर्स है। आप आर्मी से आपने कभी सुना है कि आर्मी से कोई आउटसाइडर आके उसको रूल कर रहा है? रूल मीन्स गाइड कर रहा है। आई विल अगेन करेक्ट माय वर्ड, गाइड कर रहा है। वो क्यों? आज में हम लोग क्यों कहते हैं कि मेरा बच्चा ही आगे जाए? क्योंकि उसको प्रॉब्लम्स पता है। सड़क पे एक ड्रगी से लेके एक टेररिस्ट कुछ भी आ सकता है, एंड दे डोंट लाइक आप बॉर्डर पे वहाँ पे फाइट नहीं कर रहे कि वो गन लेके आएगा। हमें आइडेंटिफाई करना है। बहुत सारे इश्यूज हैं जो हमारे अगर कोई सुपीरियर चेयर पे बैठा है वो जब तक वहाँ ग्राउंड पे काम नहीं करेगा आपको नहीं। तो ऐसे ही हमारे अधिकारी को पता है कि वो जब ग्राउंड पे काम कर रहा है कि हमें क्या चाहिए और क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्या चैलेंजेस होते हैं, कहाँ हमें पैसा पुट करना है, कहाँ हमें नहीं करना, कहाँ वेस्टेज हो रही है, कि एक सोल्जर्स के चैलेंजेस क्या हैं, मेंटल ट्रॉमास क्या हैं, उसको क्या ज़रूरत है, क्या हम काउंसलिंग दे रहे हैं, क्या हम उनकी मेंटल हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तो हमें आईपीएस किसी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मेरा हक है एज अ एम्प्लॉय, एज अ सोल्जर, मुझे वो मिलना चाहिए, बस इतनी सी बात है। दैट्स इट। क्या हम स्टेट पुलिस में आप मुझे डीजी बनाएंगे? क्या स्टेट पुलिस में मुझे आईजी बनाएंगे? नहीं भेजेंगे ना, क्योंकि आप बोलेंगे कि स्टेट पुलिस को आप समझती नहीं, जबकि स्टेट पुलिस इज नॉट एज चैलेंजिंग एज सेंट्रल पुलिस, बिकॉज आप इलेक्शंस भी कंडक्ट कर रहे हैं, आप नक्सलीज एरिया भी मैनेज कर रहे हैं, आप छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम कर रहे हैं। आप नहीं समझेंगे, इट इज़ अ सुपीरियर जॉब, इट इज़ अ वेरी चैलेंजिंग जॉब। आप मुझे स्टेट में तो डीजी नहीं बनाएंगे, फिर मैं आपको क्यों बनाऊं? क्योंकि ये मेरा हक है, ये मेरा राइट है। मेरे भाई बहन जो सीआरपीएफ में ही है या और फोर्सेस में है वो बन रहे हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन और दूसरा आके उस हक को, मेरी चेयर को छीन रहा है, इट्स नॉट फेयर। दैट्स इट। मैं ये भी आपसे जानना चाहती हूँ क्योंकि प्रमोशंस नहीं हो पा रहे हैं बहुत से अधिकारियों के, तो क्या ऐसा भी है कि बहुत से अधिकारी जो हैं वो अर्ली रिटायरमेंट लेने को मजबूर हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम लोग जब भर्ती होते हैं तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि चलो हमारा प्रमोशन हो, और प्रमोशन का एक टाइम लिमिट होता है। बस आज के डेट में ऐसा है सीएपीएफ में कि कोई अगर एसी है तो 12 साल से 14 साल से वो एसी रैंक पे ही है, कोई डीसी है तो 15 साल से डीसी है, तो इसका मतलब वो रिटायर हो जाएगा और उसके बाद उसको प्रमोशन ही
ही नहीं मिलेगी। तो ऐसे में इतने खतरों से खेलने का, अपनी फैमिली के सफ़र करने का और अपनी फैमिली से भी उनको छोड़कर, उनको ख़राब हालत में छोड़कर कोई भी ड्यूटी कर रहा है। अभी मैं यहाँ पर आई, मेरे हस्बैंड बंगाल इलेक्शन में है, अभी मुझे अपने बेटे का एडमिशन कराना था, छोटे बेटे का भी कराना था, सारे काम मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ, फिर भी बच्चों को छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मेरा हस्बैंड ड्यूटी पर है। तो जो आदमी इतनी मुश्किल ड्यूटी कर रहा है उसको आप एक तय सीमा के भीतर आप प्रमोट भी नहीं कर रहे हैं, वो आदमी किस मेंटालिटी से काम करेगा? फिर तो मजबूर होकर 20 साल में वीआरएस लेगा ही ना, क्योंकि उसके पास क्या मोटिवेशन है? तो सब वीआरएस के बाद क्या जॉब ऑप्शंस होते हैं? अगर अर्ली रिटायरमेंट ले भी लिया तो उसके बाद क्या कोई जॉब ऑप्शंस हैं? तो सरकारी में नहीं है ना, हमें आपको फिर प्राइवेट में जॉब करना पड़ेगा। लेकिन आप ये बताइए कि बिना हम अपनी सर्विस के पीक पे पहुंचे हुए, बिना प्रमोशन लिए अगर हम रिटायर हो जाते हैं तो हमारे घर वाले हमारे बारे में क्या सोचेंगे? और हम खुद अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में आप 15 ईयर्स और 20 ईयर्स तक जॉब करते हैं, देन यू आर एक्स सर्विसमैन। और इन पैरामिलिट्री आप 20 ईयर्स करें और 30 ईयर्स और फुल जॉब करें, आप 60 ईयर्स जो भी आपका एज डिसाइड है, बट आप कभी भी एक्स सर्विसमैन नहीं माने जाएंगे। आपको ना उसके बेनिफिट्स मिलेंगे, ना आपको पेंशन मिलेगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। चाहे आप वीआरएस लेके घर चले जाओ, आपको बैठना ही तो है, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा बेरोजगारी है, उन्हीं को जॉब नहीं है, तो हम घर बैठ जाएंगे, हमें क्या जॉब मिलेगा? हमें तो कुछ पता ही नहीं है, हमें तो ओनली फोर्सेज का पता है ना IT का पता है, ना किसी भी फील्ड का नहीं पता, हम कुछ कर ही नहीं सकते बाहर जाके। हर ऑफिसर की नई अलग कहानी है। मैं श्रीनगर की बात बताती हूँ। मेरे हस्बैंड दोपहर में लंच करने आए थे, उस समय लंच करने आए थे, जैसे ही हमने खाना निकाला वो जूता खोल ही रहे थे, तब से मार्केट में ब्लास्ट हुआ। पता चला कि किसी गाड़ी में ID लगा दिया गया है और सारे मांस के टुकड़े वहाँ वीडियो बना के लोगों ने मतलब भेजा था, पूरे चिथड़े उड़ गए थे जवानों के, वहाँ पब्लिक जो थी, कई ऐसे मतलब वो फेस तो मैंने देखा हुआ है, फेस किया हुआ है, तो मैं उस चीज़ को महसूस कर सकती हूँ। इसलिए सरकार से गुजारिश है, अमित जी से, मोदी जी से गुजारिश है कि हमारा हक हमें दिया जाए, हमें शहीदों का दर्जा दिया जाए, हमें हमारा पेंशन दिया जाए, हमें हमारा प्रमोशन दिया जाए। बस ये बात मैं सरकार तक पहुँचाना चाहती हूँ और हमें आशा है कि मोदी जी हमारी बात को समझेंगे। आज क्या है कि वहाँ संसद में सीना चौड़ा करके अमित जी बोलते हैं, अमित जी गृह मंत्री जी बोलते हैं कि हमारा भारत नक्सल मुक्त है। तो उस नक्सल मुक्त कराने के लिए उसके पीछे कितनी कहानियां हैं। वो नक्सल मुक्त कैसे हुआ है? हमारी कई माताओं ने अपने बेटे को खोया है, कई बच्चों ने अपने बाप का साया खोया हो, कई महिलाओं ने अपने सुहाग को खोया है। इतनी शहादत के बावजूद तब जाके हम नक्सल मुक्त भारत बन पाए हैं। इतना सब होने के बावजूद भी, चाहे संसद पे हमला देख लो, चाहे अयोध्या पे राम मंदिर पे देख लो, चाहे पंजाब का उग्रवाद देख लो, चाहे पूर्वी सेना का वो देख लो, कश्मीर ले लो, वहाँ का आतंक ले लो। चेतन चिता जी हैं जो अपने 9 गोली खाकर, बांदीपुरा जगह में 9 गोली खाकर वो आदमी कमांडेंट फिर भी लड़ते रहे और उन्होंने एक अपना अंग खोया, आँख खोया है। और अजय मलिक जी को ले लो, उन्होंने अपना पैर खोया है। यहाँ तक कि आज तक मोदी जी या अमित शाह जी कोई भी उनसे मिलने नहीं गया, यहाँ तक कि राहुल जी भी गए, बाकी बहुत लोग गए, लेकिन कोई भी मतलब उनके प्रति दया तो नहीं चाहिए, लेकिन हमें अपना हक चाहिए। आप कम से कम एटलीस्ट उनसे मिलने जाते हैं, उनका मनोबल बढ़ता। जब एक ऑफिसर ड्यूटी करता है ना, तो उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। उसको एक, जब हमारे माई बाप ही है जिनको हमने वोट देकर चुना है, हमारे माई बाप ही हमारे सर से हमारा छत छीन ले रहा है, तो हम किसके पास गुहार लेने जाएंगे? एक बच्चा अपने माँ बाप के पास ही जाता है ना। जब माँ बाप ही हमारे खिलाफ खड़े हो गए हैं तो हम कहाँ जाएंगे, किसको अपनी गुहार सुनाएंगे? अगर ये बिल जो है, क्योंकि अभी दोनों सदनों से पास हो गया है, ये एक्ट बन जाता है और सरकार नहीं सुनती है, सरकार कोई बदलाव इसमें नहीं करती है, तो आप लोगों का एक्शन प्लान आगे का क्या होने वाला है? फिर क्या आप लोग सोच समझ कर चल रहे हैं? देखिए, यहाँ 2 चीज़ें हो सकती हैं। एक तो जो बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका है, जो बिल्कुल उम्मीद खो चुका है, जैसे आपने बोला, लोग छोड़ना शुरू कर देंगे फोर्स। बिकॉज जहाँ भी मुझे मेरा फ्यूचर नहीं है, अगर मुझे लग रहा है कि मेरे सब कुछ देने के बावजूद, जान सबसे बड़ी चीज़ होती है, अगर मैं जान भी दे रही हूँ और उसको उसकी भी कदर नहीं है, वैल्यू नहीं है, तो आप उसके बाद आप उम्मीद ख़त्म हो जाती हो। आपको लगता है कि ठीक है, अब आगे का सफ़र अच्छा किया जाए। लोग छोड़ना शुरू करेंगे और लोग छोड़ रहे हैं। लोग छोड़ना शुरू करेंगे फोर्स। वो वॉलंटरी रिटायरमेंट्स हैं, दूसरी चीज़ें हैं, ऑप्शंस अपने जो कुछ
हैं, कुछ और भी प्रोफेशनली किया हुआ है, कुछ लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, MBAs हैं, वो लोग अपना प्रोफेशन दूसरी तरफ देखना शुरू करेंगे। लेकिन जिनकी जो एक डिसेंट बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ देश को रक्षा करना बहुत बड़ी बात मानी जाती है, जहाँ पे गवर्नमेंट जॉब बहुत बड़ी मानी जाती है, उनको मजबूरी में रहना पड़ेगा। लेकिन आप सोचिए, एक फोर्स का मनोबल जब वो मजबूरी में काम कर रहा है और बिना मोटिवेशन के काम कर रहा है, तो उसके पेशेंस, मेंटल ट्रॉमा उस फोर्स में काम करेगा। क्या हम वैसी फोर्स चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि मेरा जो जवान पार्लियामेंट में लड़ रहा है, एक ये पार्लियामेंट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स को सेव करने के लिए अपनी जान पे खेला, उसको बचाने के लिए क्या वो बचा पाएगा? क्या वो कर पाएगा? तो मुझे नहीं लगता कि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, आप अपने नेशनल सिक्योरिटी के लिए कर रहे हो। आपको उस एंगल सोचना चाहिए कि वो उस हक के लिए आपको लड़ना है। हम सिर्फ आपके लिए बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन ये आपका कंसर्न होना चाहिए। सेंट्रल पुलिस मीन्स नॉट, वी आर रिक्रूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हमारा सारा जो कॉस्ट है, एक्सपेंसेस है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट बजट से आता है। तो आपको उसको जस्टिफाई करना है। हमारे राइट्स भी आपके हैं, हमारी ड्यूटीज़ भी आपके लिए हैं, हमारी ऑब्लिगेशंस भी आपके लिए हैं। नहीं होगा तो आई थिंक लोग अपना अपना रास्ता देखेंगे। दूसरी बात ये भी आपने बोला ना, इसके फ्यूचर पे भी असर होगा। हम अपने बच्चों को फौज में नहीं भेजेंगे, हम अपने बच्चों को कभी उस तरफ नहीं भेजेंगे, कभी फोर्स की ड्यूटी के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे। फिर आगे फ्यूचर क्या होगा? फिर आगे जो आपकी सरकार है, जो इतना सब कुछ चल रहा है, पैरामिलिट्री जो कि डिज़ास्टर में भी जा रहा है, जो कि आपको हर सिक्योरिटी में अभी अलाउड है, हर जगह इलेक्शन में जा रहा है, हर चीज़ में हमको भेजा जाता है, RF वगैरह हर जगह दंगे कंट्रोल करने से लेके हर चीज़ हमारे अंडर है। हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे। मैं अपने बेटों को नहीं सिखाऊंगी कि फोर्स में नहीं जाना, हम दूसरी नौकरियों की तरफ लेकर के जाएंगे। फिर तो डायरेक्टली फोर्स का मनोबल कम होगा, फोर्स के लोग कम होंगे। उसके बाद सरकार कैसे इस चीज़ को मेंटेन करेगी? ये तो सरकार ही अपना भविष्य देखे, क्योंकि हम तो अपने बच्चों को इस लाइन से निकाल लेंगे। क्योंकि हमें तकलीफ मिला है, तुम अपने बच्चों को क्यों तकलीफ दें? आप ये देखिए, हम लोग अपने बच्चों को वो लाइफस्टाइल नहीं दे पा रहे जिसके वो हकदार हैं। जो मेरे दूसरे भाई बहन या दूसरे मेरे दोस्त परिवार दे पाते हैं, हम नहीं दे पाते हैं। हम ऑफिसर्स दिखाते हैं, लेकिन वो हम उन चीज़ों से, उन फैसिलिटीज़ से उनको डिप्राइव कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ऑफ कोर्स हम लोग नहीं मोटिवेट करेंगे कि आप प्लीज़ जाइए। हम बोलेंगे दिस इज़ थैंकलेस जॉब। हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिलीज़ को, अपने कंसर्न मेंबर्स को, जिनको हम बताते हैं कि हाँ ये अच्छी जॉब है, जो हमें प्राइड फील कराते हैं, उनको मना करेंगे। हम कहेंगे नहीं, इस फौज में नहीं जाना, इसमें कोई भविष्य नहीं है। आगे के लिए हम यही क्राइटेरिया अपनाएंगे, क्योंकि जब हमको सुख नहीं मिल रहा तो हमारे अगले फ्यूचर को क्या मिलेगा, हमारी जनरेशन को क्या मिलेगा? तो हम उनको मना करेंगे। तो इस वक्त दिल्ली के राजघाट में हम मौजूद थे, जहाँ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के अधिकारियों के जवानों के परिवार एकत्रित हुए थे। मांग यही है कि CAPF बिल 2026 जो सरकार लेकर आई है उसे वापस लिया जाए, और जितने भी अधिकारी हैं उन्हें उनका अधिकार मिले, उन्हें प्रमोशंस मिले, उन्हें पेंशन मिले, ग्रेड A अधिकारियों की तरह उन्हें भी सभी लाभ मिले जो अन्य अधिकारियों को मिलते हैं। ये प्रदर्शन था, लेकिन सरकार अब इस पर क्या डिसीजन लेती है ये देखना होगा। इस रिपोर्ट में फ़िलहाल इतना ही। मेरा नाम है नेहा धीमान, कैमरा के पीछे हैं शिवम। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।